हो गया। अब ये आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी हम लॉ ऑफ एक्शन समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए वो है एक्टिव मास की। ठीक है, एक्टिव मास यानी अगर फर्ज करें आपके पास किसी चीज का मास है 10 kg, तो उसमें से सॉरी आपके पास कोई भी क्वांटिटी है किसमें 10 kg, तो हम उसकी कंसंट्रेशन वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्टिव मास को यूज किया जाता है, या एक्टिव मास की टर्म यूज की जाती है। तो ये सामने आपके उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ, बता भी देता हूँ। टर्म एक्टिव मास जो है ये रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन किसी भी चीज की, रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट भी की भी हो सकती है। और जैसे आप लोगों को पता है मास को किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम्स में, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों के यूनिट डिफरेंट होते हैं। तो जो एक्टिव मास है इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कि आपने जो कंसंट्रेशन मेजर करनी होगी आगे जाके आप करेंगे किसकी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, वो किस में करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में करेंगे। ठीक है, अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक क्यूब है, क्यूब शेप है, यानी जैसे एक बॉक्स होता है, जैसे जूती का डब्बा कह लें या कोई भी आपका बॉक्स शेप की चीज है, अगर इसकी हर साइड 1 डेसीमीटर क्यूब हो तो उसके अंदर कितने मोल्स आते हैं, ये चीज होती है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसको मैं बता रहा था कि इन्होंने एक्सप्रेस किस में करना है, एक्टिव मास। जब भी एक्टिव मास की बात होगी तो आप उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, और आगे आप देखेंगे कि हमने एक्टिव मास को ही लेके चलना है, क्योंकि हर चीज की जो है वो कंसंट्रेशन आप किसमें मेजर करेंगे, एक्टिव मास में या स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको शो कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग दें, नई हेडिंग दें, डेफिनेशन के अलावा बड़ी हेडिंग दें, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड, ये वाली जो डली हुई हेडिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ, या लॉ ऑफ मास एक्शन की दें, सिर्फ अभी लॉ ऑफ मास एक्शन की हेडिंग दें। लिख लिए? अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन में आप लोगों ने सबसे पहले तो क्या लिखना है कि ये किन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्किंग की। तो इस पे जो वर्किंग करने वाले दो साइंटिस्ट हैं उनमें एक CM गुडबर्ग है और दूसरा P वेज है। ये 1864 में इन्होंने क्या प्रपोज किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसकी मर्जी से, की मदद से इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इन दो साइंटिस्ट के नाम के बाद अगर आप आगे हैं तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। के रिएक्टेंट जितने ज्यादा होंगे, जितनी उनके एक्टिव मास ज्यादा होंगे, या हम आसान फहम में कहते हैं कि जितना ज्यादा उनकी क्वांटिटी होगी उतना तेजी से क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी रिएक्टेंट उतनी तेजी से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, और जो प्रोडक्ट से वापस क्या बननी है, रिएक्टेंट्स बनने हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि जितना ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास होगा, उतनी ज्यादा तेजी से वो क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। तो दोनों चीजें डिपेंड करेंगी कि एक्टिव मास कितना है। अगर रिएक्टेंट का एक्टिव मास ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, और अगर प्रोडक्ट का एक्टिव मास ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे। तो यही बात दूसरी लिखी हुई, द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स is directly proportional to the product of active masses of the reactants। के जो reactants का active masses है उसको मल्टीप्लाई करें, वो चीज जितनी ज्यादा होगी उतना तेजी से जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा या उतना तेजी से प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये रेड कलर की ये स्टेटमेंट है आपकी किसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन की। ये भी जल्दी से नोट कर लें, फिर हम आगे डेरिवेशन करते हैं, वो मैं अलग से लिखवाऊंगा। ये जल्दी से आप लोग इसकी स्टेटमेंट नोट करें। और यहां लिखेंगे डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन।
डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, वो अब हम डेरिवेशन करने लगेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो कल हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखे थे, उनमें से कोई एक लिखवा सकते हैं? मुझे ये बुक दे दें, कोई एक लिखवा सकते हैं केमिकल रिएक्शन? लिखवाएं ना। H2 क्या लिखूं? N2 लिखूं? एक N2 प्लस 3H2, 2H2 था शायद, 3H2 एरो और 2NH3। ठीक है, अब जरा इस रिएक्शन को जरा गौर से देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि पहले रिएक्टेंट में N2 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या हम फर्ज करके कह लेते हैं वहां 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह H2 के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट की साइड पे जो आपके सब्सटेंस है NH3, उसके साथ क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो हम इससे मिलता जुलता एक जनरल, जैसे हम आमतौर पे 1 को x कह देते हैं, एक जनरल टर्म है ना, x या n कह देते हैं, तो इसी तरह अब हम एक फर्ज किया हुआ क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। और उसमें ये जो नंबर्स हैं, जैसे 1 है या 3 है या 2 है, इसी तरह आगे और भी होंगे, उनकी जगह हम ये स्मॉल a स्मॉल b लिख रहे हैं, और प्रोडक्ट की साइड पे स्मॉल c और स्मॉल d लिख रहे हैं। और जो आपके मेन एलिमेंट्स हैं वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, और जब हम कोई चीज फर्ज करते हैं तो उसके लिए हम लफ्ज यूज करेंगे हाइपोथेटिकल का, कि हम फर्ज कर रहे हैं, कि हम कंसिडर कर रहे हैं एक फर्जी रिएक्शन जिसमें ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए यानी ए और बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी यानी बी रिएक्ट होके क्या दे रहे हैं? रिएक्ट होके आपको सी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी दे रहे हैं और डी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी दे रहे हैं। तो ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? केमिकल रिएक्शंस लिखा हुआ है। ठीक है, सही है। अब ये केमिकल रिएक्शन आप लिख सकेंगे। मैंने इसका पहले जब करवा रहा था फर्स्ट टाइम ये चैप्टर, आप लोगों का टेस्ट लिया था, तो ये पहली 2 लाइनें अक्सर बच्चों ने नहीं लिखी। ये लिखना जरूरी है कि हम फर्ज कर रहे हैं ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ए कोई एलिमेंट नहीं होता, बी कोई नहीं होता, सी कोई नहीं होता, डी कोई नहीं होता। सी और बी वैसे होते हैं, लेकिन आमतौर पे ए बी सी डी एक सीक्वेंस में ए तो नहीं होता ना, डी भी नहीं होता। तो हम ये फर्जी रिएक्शन लिख रहे हैं। सही है। फिर अगर आप लॉ ऑफ क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट देखते तो उसमें हमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, यही वर्ड यूज किया था ना। तो रिएक्टेंट्स क्या हैं? रिएक्टेंट्स ये दो हैं, इन दोनों के एक्टिव मासेस। एक्टिव मास कैसे निकलेगा? कि अगर आप एलिमेंट की पावर स्मॉल ए डाल दें तो ये उसका एक्टिव मास निकलेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस कौन से बनते हैं? ए और बी, इनकी प्रोडक्ट। ये चीज आ गई। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? रेट ऑफ पावर रिएक्शन के। यानी जितना ज्यादा ए की पावर ए, बी की पावर बी होगा, अदन बैठ जो पुत्र, इतनी सीटें हैं। अच्छा, बी की पावर बी प्रोडक्ट होगा, उतना तेजी से क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। यानी ये दोनों रिएक्टेंट उतनी तेजी से क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये स्टेटमेंट यहां से लिखी, क्या लिखी? कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल है किसके? ए रेस टू पावर ए या बी रेस टू पावर बी, या प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो जैसे आपको फिजिक्स में दिखाया था, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो क्या आता है? इक्वल्स टू आता है, और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है जिसको हम यहाँ पर के एफ लिख रहे हैं। सही है। और इसी लॉ की दूसरी स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आप इक्वेशन बनाएं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये चीज वो लिखी हुई है, इक्वलिटी में चेंज किया, के आर कांस्टेंट आ गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ रही हैं। एक आ रही है इक्वेशन ये वाली, जिसको हम इक्वेशन 1 समझने के लिए अभी कह रहे हैं, और दूसरी इक्वेशन आ रही है ये वाली, इसे आप कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सही है अब्दुल्ला, सिमर?
बाकी लोगों ठीक है? क्या करना है अब, ये करना है कि यहाँ तक बात खत्म हो गई। हमारे पास क्या दो चीजें निकली, हमारे पास निकला जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इससे निकलेगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इससे निकलेगा। आप लोगों को अगर याद हो इक्विलिब्रियम स्टेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में कौन ज्यादा तेजी से होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट में जो आप लोगों ने कल SO2 और O3 वाला किया था, उसमें जब इक्विलिब्रियम पर आप पहुंच जाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होता है या रिवर्स रिएक्शन तेजी से होता है? फिर सोच लें। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कि जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाते हैं उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होता है या रिवर्स रिएक्शन तेजी से होता है? कंपेयर कर रहा हूं सर कौन सा रिवर्स ज्यादा तेजी से रिएक्शन। होता है। ऊंचा बोलो सिमर। रिवर्स रिएक्शन ज्यादा तेजी से होता है। नहीं जी, इक्विलिब्रियम अगर आप लोगों को वापस में नहीं जाना चाह रहा, उस ग्राफ पे जाके देखें तो इक्विलिब्रियम जब रीच करता था तो तीनों लाइनें सीधी हो जाती थी। ठीक है, सीधी होने का क्या मतलब है कि उनकी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर आ रहा है किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर आएगा किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जब ये दोनों एक जैसी होंगी तो ये दोनों इक्वेशन भी एक दूसरे के क्या आ जाएंगी? बराबर आ जाएंगी। और हम क्या लिख सकेंगे? हम लिख सकेंगे कि a रेस टू पावर a, यानी ऊपर वाली इक्वेशन की राइट साइड और नीचे वाले रिएक्शन की राइट साइड दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है अब्दुल्ला। अच्छा, अब क्या करना है कि आप इस में के आर को दूसरी साइड पर ले जाएं तो वो क्या होगा? के एफ के नीचे आ जाएगा। हाँ, और इस साइड से a रेस टू पावर a वाली टर्म को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो किसके नीचे आएगा? वो c और c के नीचे आएगा। सही है। तो अब आपके पास रिलेशन क्या बन गया? के एफ ओवर के आर इक्वल टू सी की पावर सी डी रेस टू पावर डी डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर ए बी रेस टू पावर बी। आ गया ना? अच्छा, अब दो कांस्टेंट को अगर डिवाइड करें और एक नया कांस्टेंट कह दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये आपने के एफ ओवर के आर के एक को हटा के एक ही बड़ा कांस्टेंट कैपिटल के और सी लिख दिया। अब ये जो के सी है ये आपका क्या कहलाता है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो लास्ट वाली पूरी इक्वेशन आई है ये वाली, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहा जाता है। सही है, ठीक है। तो अब ये डेरिवेशन में आप लोगों ने सारा उतार लेना है और इसके साथ एक और लाइन भी, यानी ये कहाँ तक लिखा जाएगा? ये सारा लिखेंगे यहाँ से। और इसमें क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या शो करती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट शो करती हैं कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज। तो उसमें ये वाली लाइन भी आपने इंक्लूड करनी है। तो यहाँ तक आपकी जो है वो क्या कंप्लीट हो जाएगी? डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको आखिरी डेफिनेशन करवाता हूँ। ऊपर से कंसीडर से लेकर यहां तक। ठीक है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला और सिमर, जी सर। बस नोट करें, फिर मैं आपको आखिरी डेफिनेशन करवाता हूँ। ये सब लिखना है जो मैंने रेड कलर की है ऊपर एक्सप्रेशन के बाद।